Hello everyone, welcome to part 49 of our MCQ discussion series. इस वीडियो से हम लोग हमारा सिलेबस का नेक्स्ट पार्ट जो कि आपका इंट्रोडक्शन टू स्पेशल कंडीशंस एंड डाइट थेरेपी है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं. तो चलिए देखते हैं हमारा इसका पहला क्वेश्चन. Which dietary approach is most appropriate for a patient with severe chronic kidney disease not on dialysis? Option A, high protein diet. Option B, low protein diet with adequate calories. Option C, high potassium diet. Option D, high sodium diet. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, लो प्रोटीन डाइट विथ एडिक्वेट कैलोरीज. सीकेडी वाले पेशेंट को हम लोग जनरली लो प्रोटीन डाइट देते हैं क्योंकि हमारे डाइट में अगर प्रोटीन ज़्यादा रहता है तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट का वॉल्यूम इंक्रीज करता है और बाद में ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ये किडनी को ओवरवर्क करके एक्सक्रीट करना पड़ता है. यहाँ पे किडनी का कंडीशन ऐसे भी ख़राब है सीकेडी वाले केस में, तो हम लोग लो प्रोटीन डाइट ही सीकेडी वाले पेशेंट्स को प्रीफर करते हैं. लेकिन एडिक्वेट कैलोरीज प्रोवाइड करना भी एक इम्पोर्टेंट नीड है सीकेडी पेशेंट को to prevent the muscle breakdown and malnutrition etc. So चलिए देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. Which nutrient is most crucial for monitor in a patient with hepatic encephalopathy? Option A, sodium. Option B, protein. Option C, carbohydrates. Option D, fats. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन्स. हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में हम लोग एक्सेसिव प्रोटीन इंटेक को प्रिवेंट करते हैं क्योंकि एक्सेसिव प्रोटीन इंटेक एमोनिया को इंक्रीज कर सकता है, एमोनिया लेवल को, और ये जो हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी का कंडीशन है इसको एग्रीवेट कर सकता है, मतलब बढ़ा सकता है. इसीलिए हम हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी वाला पेशेंट्स को जनरली लो प्रोटीन डाइट ही प्रोवाइड करते हैं और जनरली वेजिटेबल सोर्सेज और डेयरी सोर्सेज का जो प्रोटीन होता है वही हम रिकमेंड करते हैं. चलिए देखते हैं हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन. Which is the most suitable enteral formula for a patient with severe pulmonary disease? Option A, high carbohydrate formula. Option B, high fat low carbohydrate formula. Option C, high protein formula. Option D, स्टैंडर्ड फॉर्मूला. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, हाई फैट लो कार्बोहाइड्रेट फॉर्मूला. जनरली हम सीवियर पल्मोनरी डिजीज वाला पेशेंट को हाई फैट और लो कार्बोहाइड्रेट फॉर्मूलाज प्रोवाइड करते हैं तो मिनिमाइज द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. पल्मोनरी डिजीज वाला पेशेंट को ऐसे भी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करने में इशू आता है, तो इसीलिए हम जो रेस्पिरेटरी बर्डन है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करने के लिए उसको हम रिड्यूस करने के लिए हाई फैट और लो कार्बोहाइड्रेट वाला जो फूड है उसको प्रोवाइड करते हैं. तो चलिए देखते हैं हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द रिकमेंडेड इनिशियल न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन फॉर ए पेशेंट विथ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस? ऑप्शन ए, immediate oral feeding with a regular diet. Option B, total parenteral nutrition. Option C, enteral nutrition with a low-fat elemental diet. Option D, high-fat diet via nasogastric tube. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, enteral nutrition with low-fat elemental diet. जो acute pancreatitis वाला पेशेंट है उसको हम जनरली enteral nutrition ही प्रोवाइड करते हैं और हम जनरली लो फैट जो डाइट होता है उसको ही हम इंक्लूड करते हैं इन आवर मेनू प्लानिंग. ये जो एंट्रल न्यूट्रिशन है ये टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन से बेटर होता है क्योंकि ये गट का जो इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन रखता है. तो चलिए देखते हैं हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर अ पेशेंट विथ डंपिंग सिंड्रोम व्हिच डाइटरी मॉडिफिकेशन is most effective? Option A, high carbohydrate meals. Option B, large meals with
high fat content. Option C, small frequent meal with complex carbohydrates and moderate fat. Option D, high fiber diet with no carbohydrate restrictions. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स विथ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड मॉडरेट फैट. जो डंपिंग सिंड्रोम है, डंपिंग सिंड्रोम में जनरली हम फ्रीक्वेंट मील पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं विथ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड मॉडरेट फैट टू slow our gastric emptying and prevent postprandial symptoms like dizziness and diarrhea etc. तो चलिए देखते हैं हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the primary dietary concern in managing cystic fibrosis? Option A, low protein intake. Option B, fat malabsorption and vitamin deficiency. Option C, high carbohydrate needs. Option D, restriction of sodium intake. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, फैट माल एब्जॉर्प्शन एंड विटामिन डेफिशिएंसी. जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है, it affects the pancreas leading to malabsorption of fats and fat soluble vitamins like vitamin A, D, E and vitamin K. The pancreatic enzymes replacement therapy and high calorie, high fat diet are essential for managing the cystic fibrosis symptoms. तो चलिए देखते हैं इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. In refeeding syndrome, which electrolyte imbalance is most commonly observed? Option A, hyperkalemia. Option B, hypophosphatemia. Option C, hypermagnesemia. ऑप्शन डी, हाइपरनेट्रीमिया. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, हाइपोफॉस्फेटेमिया. जो refeeding syndrome है, refeeding syndromes occurs when malnourished patients receive nutrition, causing a rapid uptake of phosphorus into cells, leading to hypophosphatemia. refeeding syndrome के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था. refeeding syndrome से रिलेटेड क्वेश्चन RRB ने 2019 में भी पूछा था एक, तो ये उससे ही रिलेटेड है. तो चलिए देखते हैं हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन. Which nutrient supplementation is most critical in management of Crohn's disease with ileal resection? Option A, calcium. Option B, vitamin B12. Option C, iron. Option D, vitamin D. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, विटामिन B12, जो हमारा सियानोकोबालामिन है. ये जनरली हमारा इलियम पार्ट से ही एब्जॉर्ब होता है. इलियम का रिसेक्शन की वजह से इसका डेफिशिएंसी हो सकता है. सो हमें पेशेंट को जनरली विटामिन B12 का सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना पड़ता है. चलिए देखते हैं हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन. इन डायबिटीज मैनेजमेंट, which macronutrient has the most significant impact on postprandial blood glucose level? Option A, protein. Option B, fat. Option C, carbohydrates. Option D, fiber. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंस ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्यू टू देयर कन्वर्जन टू ग्लूकोज ड्यूरिंग डाइजेशन. Carbohydrate counting is a cornerstone of our diabetes management. हम जो ब्लड शुगर देखते हैं, ब्लड शुगर काउंट करते हैं, उसमें हम ब्लड में शुगर का अमाउंट ही चेक करते हैं. चलिए देखते हैं हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन. What type of diet is recommended for a patient with phenylketonuria, PKU? Option A, high protein diet. Option B, phenylalanine restricted diet with supplementation of tyrosine. Option C, high phenylalanine diet. Option D, low carbohydrate diet. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा phenylalanine restricted diet with supplementation of tyrosine. आपको मैंने टायरोसिन के बारे में भी पहले बोला था. ये एक एसेंशियल एमिनो एसिड है और इसका सप्लीमेंटेशन फिनाइलकेटोन्यूरिया वाला पेशेंट को देना बहुत ही ज़रूरी होता है,
क्योंकि फिनाइल केटोन्यूरिया वाला पेशेंट जो होता है ये फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं कर पाता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एन एंजाइम which is responsible for the conversion process. तो आज का डिस्कशन में इतना ही था फ्रेंड्स. होप यू लाइक दिस सेशन. आपको अगर और ऐसा जो MCQs है ये प्रैक्टिस करना है या फिर ऐसा MCQs विथ एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप ये बुक को एक बार देख सकते हो. इसका सैम्पल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा. आप यहाँ पे स्कैन करके टेलीग्राम चैनल में जाके इसका सैम्पल देख के आप अगर चाहते हो तो इसको परचेस भी कर सकते हो. सो होप यू लाइक दिस सेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.